सेकेंडरी मेथड लिखा हुआ है, लेवल होगा। सेकेंडरी मेथड से लेवल होगा। सेकेंडरी लेवल कोई दिक्कत नहीं। Respected principal sir and my dear Acharya and Didi ji, और साउंड ज़्यादा बोलो। today's training program is related to the topic teaching strategies in mathematics in secondary level. आज के इस प्रोग्राम में गणित शिक्षण सेकेंडरी लेवल में किस प्रकार कराया जाए, उसका रणनीति क्या होगा, उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। I am going to discuss five effective strategies for teaching mathematics in today's high school class. You can see on the screen there are five effective strategies for teaching mathematics in secondary level. Then तो सबसे पहले हम लोग इसको समझे कि स्ट्रैटेजीज है क्या। एक तो होता है मेथड और दूसरा होता है स्ट्रैटेजीज। तो टीचिंग मेथड तो अलग हो गया, लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटेजीज की बात की जा रही है। इसको हम लोग हिंदी में शब्दार्थ समझे तो रणनीति कहा जाता है। आप माध्यमिक कक्षा में जाएंगे और आपका क्या रणनीति होना चाहिए बच्चों के बीच में, ताकि उसके अंदर गणित के प्रति क्यूरियोसिटी, उसका एप्लीकेशन किस प्रकार किया जाए, उसको अपने लाइफ से किस प्रकार जोड़े, यह समझ पाए। हम लोग ये सुनते आ रहे हैं कि मैथ क्लास इज टफ, या एक प्रोवर्ब है, कहावत है, बहुत दिनों से बहुत लोग सुनते हैं, मैथ क्लास इज टफ। Math class is the phrase that caught Teen Talk in 1992. It is also the phrase that inspired me to become a math teacher. मैं भी जब विद्यार्थी था तो 10वीं कक्षा जब माध्यमिक कक्षा में अध्ययन कर रहा था, तो उस समय मैथ्स के विषय में यही धारणा बैठा हुआ था लोगों के बीच में, हम लोग क्लासमेट के बीच में, कि मैथ्स एक कठिन विषय है, मैथ्स क्लास इज टफ। और यही धारणा जो हमारे दिमाग में बैठी, उसके बाद मैं आज मैथ्स का टीचर हूँ। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे माय डियर आचार्य दीदी जी, कि जब 10वीं कक्षा में मैं पढ़ता था तो उस समय मैथ में सबसे कम नंबर, सभी विषयों में सबसे कम नंबर मैथ्स के, लेकिन बाद में मैथ्स का ही मैं टीचर था। But I like to think that it is not a difficult one to learn math and to teach math. आमतौर पर यह भी धारणा बैठा हुआ है लोगों के बीच में कि मैथ्स जो है वह गर्ल्स स्टूडेंट मैथ में अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। मैथ्स में चाहे गर्ल्स रहे या बॉयज़ रहे, वो दोनों के दोनों अच्छा कर सकते हैं। क्या चीज़ की आवश्यकता है, तो जब हम कक्षा में प्रवेश करें तो एक विशेष रणनीति के को पालन करते हुए प्रवेश करें। क्या हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग इस चीज़ पर उस पर फोकस किया जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा।
हमें विद्यार्थियों को मैथ्स क्लास से डरने से बचने के लिए उन लोगों को प्रोत्साहित करते रहना चाहिए और उनको यह समझाना चाहिए कि मैथ्स एक चैलेंज है और उनको एंगेज रहने के लिए इसमें बताना चाहिए। मतलब यह एंगेजिंग सिखाता है और चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। नाउ फर्स्ट वी लर्न टीचिंग स्ट्रेटजीज फॉर मैथ। तो सबसे पहले व्हाट आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज। My dear friends, I am going to discuss 5 strategies, namely point wise. First point is focus on the big picture. Focus on the big picture with a well-rounded math experience. Second strategy that I am going to discuss is that promote problem solving. That is, engage students in collaboration plus communication. Fourth is aim for growth plus mastery. And the last that I was I told you is use technology to enhance, not replace the strategy. So here are five strategies that is going to be discussed in this training program. Now we shall discuss. We shall discuss the strategies one by one, point wise. Next. Now first strategy is big picture strategies for teaching mathematics. हमेशा कक्षा में गणित की व्यापकता को समझाना चाहिए स्टूडेंट को। गणित का भय बच्चों के दिमाग से निकालना चाहिए। सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स जो होते हैं वह परिपक्व होने की स्थिति में रहते हैं, परिपक्वता में वगैरह मतलब परिपक्वता में प्रोग्रेस में होते हैं, तो उसको हम लोग को समझाने में उतनी बड़ी बात नहीं है। गणित का स्कोप के बारे में बताना चाहिए। बिग पिक्चर स्ट्रेटजीज, गणित का कहाँ उपयोग है? पहले उसकी आवश्यकता को बच्चा समझेगा तभी तो गणित को पढ़ेगा। लाभ हानि, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दीज आर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसका क्या उपयोग है? इसका लाइफ में कोई उपयोग है? दैनिक जीवन में उपयोग है? जब इसको महत्व को समझेगा, इसके व्यापकता को समझेगा, तब उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी जाएगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगा और जिज्ञासा के भूख के चलते वह इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा और समझेगा कि इसका मतलब उपयोग है, इसको हमको समझना चाहिए। इनको बताना है, स्टूडेंट्स को यह बताना है हमें आप आज के समय में देख रहे हैं मोबाइल सिस्टम, आज के समय में आप कंप्यूटर सिस्टम पर बैठे हुए हैं। ये सभी जो है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रयोग करके ही ये वर्क करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन होता है सेकेंडरी लेवल में। तो मोबाइल सिस्टम चाहे रहे या कंप्यूटर सिस्टम रहे, जो भी रहे, तो विदाउट नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम आसानी से उसको नहीं सॉल्व कर पाते। इवन IT का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है और इसके बिना आजकल इलिटरेट कहा जाता है, जिसको IT की जानकारी नहीं हो उसको इलिटरेट कहा जाता है। अगर यह इलिटरेट कहना कोई गलत नहीं होगा,
तो जब वह इस चीज़ के महत्व को समझेगा कि मैथमेटिक्स के द्वारा हम जो हम अपना मनपसंद चीज़ है मोबाइल स्मार्टफोन उसको भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो उसमें उसके अंदर हम उसके सामने एक बिग पिक्चर, एक बड़ा तस्वीर उसके सामने दिखाई देगा कि ऐसा किया जा सकता है, इसके आगे इमेजिनेशन आएगा, कल्पना आएगा। We are well past the days of sit and get mathematics. Moving away from the industrial model of education, we can focus on mathematics strategies that engage students in learning mathematics in a well-rounded way to prepare them for the workplace of the future. तो पहले का जो ओल्डन डेज मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका था कि टीचर स्टूडेंट को पहाड़ा रटवा रहे हैं इन ए रोट प्रोसीड्यूरल वे। रोट मीन्स रिटर्न विद्या। मैथमेटिक्स पहाड़ रटवा रहे हैं, कोई भी चीज़ को बता रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन आज पहले चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलप ही नहीं था तो इसका उपयोग भी नहीं हम करते थे। मैथ बना रहे हैं, कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं और मैथ बनाते बनाते कभी कभी कोई बीमारी का शिकार भी हो जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में होते हैं स्ट्रेस देकर के हम लोग को मैथ की पढ़ाई बच्चों के साथ नहीं, बच्चों को नहीं कराना। तो इस स्ट्रेटजी जिसको कि वर्ड है, इसमें इसके सब पार्ट्स भी हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वांटिटेटिव लिटरेसी स्किल, क्वांटिटेटिव लिटरेसी स्किल्स जैसा कि वर्ड है, जिसको अगर हम अपनी भाषा में समझें, क्वांटिटेटिव संख्यात्मक साक्षरता कौशल। अभी के समय में जो अर्थमेटिकल पावर ऑफ द ब्रेन जो है वह कम होते जा रहा है, बच्चों को गिनती नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं आ रहा बढ़िया से। जैसा कि आप परिवार टीचर्स यू नो इट वेरी वेल दैट आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द लेफ्ट पार्ट एंड सेकेंड इज द राइट पार्ट। द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन thinks in such a manner that we can say in arithmetic manner, and the right part thinks in a manner imaginary, in image form, or we can say pictorially। यानी कि अगर कोई बच्चा पिक्चर में अच्छा है, तस्वीर बनाने में अच्छा है, तो समझ लो कि इसका आर्टिस्टिक ब्रेन बहुत काम कर रहा है। आर्टिस्टिक ब्रेन जो होता है वह राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वह हिसाब किताब में ठीक होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग दूरी गिरी ये सब करने में बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों में क्या चीज़ की कमी हो रही है अभी के समय? अभी में ये क्वांटिटेटिव लिटरेसी स्किल की कमी हो रही है, इसको हमको देना। डेली सेकेंडरी लेवल क्लास में जब हम जाते हैं, 9वीं की कक्षा में जाते हैं, तो उसको इस और हम लोग को मोटिवेट करना चाहिए। कुछ संख्या से जुड़ा हुआ कुछ को असाइनमेंट देना चाहिए, पहाड़ा ही पूछ देना चाहिए, तो शिकायत नहीं है। पहाड़ा पूछना चाहिए, इंग्लिश का पहाड़ा बताओ आता है कि नहीं आता है, ये नॉलेज है। लेकिन कुछ मैथ से जुड़ा हुआ कैलकुलेशन, what are the prime numbers, which is the prime number, which is the even number, कुछ इस तरह का क्वेश्चन देना चाहिए, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो बिग पिक्चर स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपको क्वांटिटी लिटरेसी स्किल पर जोर देना चाहिए। कक्षा कक्ष में प्रवेश करने के बाद जब अपना क्लास चल रहा होता हो तो उसको क्वांटिटेटिव लिटरेसी स्किल्स के बारे में आइडिया को पहले उसके अंदर डेवलप करना चाहिए। आवर गोल एज मैथ टीचर, नो मैटर व्हाट एज ग्रुप वी टीच, आर टू बिल्ड द क्वांटिटेटिव लिटरेसी स्किल्स ऑफ आवर स्टूडेंट्स, फोकसिंग ऑन द न्यूमरेसी एंड डाटा लिटरेसी। तो हमारा फोकस होना चाहिए न्यूमरेसी पर, क्योंकि नंबर के गणना उड़ना अब बहुत कम हो रहा है, जिसके चलते प्रॉब्लम उसको होगा। डाटा लिटरेसी
डाटा की जानकारी होना चाहिए। और सभी लोग जानते भी हैं कि डाटा हैंडलिंग एक कैलकुलेटर ही होता है। इस पर हेल्प्स प्रमोट मैथमेटिकल रीजनिंग that are transferable across the board and out into the real world. Starting each day with a data. Today's number or mystery number are great ways to jump start the thinking of your maths class. Mystery number, उस जादुई नंबर का भी प्रयोग करना चाहिए। एज ए मैथ टीचर, जो मैथ टीचर होंगे उनको पता होगा मैथ्स का नंबर का क्या, तो जादुई नंबर का भी उनको मैजिकल मिस्ट्री नंबर का प्रयोग करके क्वांटिटेटिव स्किल को बढ़ाना चाहिए, लिटरेसी स्किल को बढ़ाना चाहिए। और इससे शुरुआत करने में क्लास ये चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Next, conceptual. Second, the first strategy that was going to discuss is quantitative. Big picture strategy for teaching mathematics, in which the sub part second sub part of this strategy is the conceptual understanding. बच्चों को मैथ बता दी, थ्योरम ये है, इसको प्रूव करना ऐसे है, इसको ऐसे लाइन खींचना है, कंस्ट्रक्शन करना है, और उसको रट गया, लेकिन उससे उसको लाभ नहीं होगा। जब तक उसके पीछे जो कंसेप्ट है उसको नहीं दिया जाएगा तो उससे लाभ उसको नहीं होगा। तो इसी के अंतर्गत जो पहला हमारा जो रणनीति होता है मैथ्स क्लास में, उसमें सेकेंड है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कंसेप्ट को समझा। A student can build their fluency in mathematics once they have a deeper understanding of the concept behind it. Fluency मैथमेटिक्स में कब होगा? जब उसके बच्चों के अंदर डीपर गहराई से उसका अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग होगा, तभी संभव है। Take time to intentionally building conceptual understanding through activities. तो हम लोग को समय देना चाहिए, कंसेप्ट डेवलपमेंट पर जोर देना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन पर नहीं जाना चाहिए कि हमने 10 सवाल बता दिया, हम लोग को इस चीज़ पर नहीं जाना चाहिए। हम लोग को कंसेप्ट डेवलपमेंट के ऊपर टाइम देना चाहिए, उसके अंदर एक कंसेप्ट डेवलपमेंट हो। Help the student to think about the bigger picture. Working on conceptual understanding is one of the best effective strategies for teaching a student with difficulties in mathematics. कंसेप्ट का डेवलपमेंट सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को जब कर दिया जाए, बेसिक नॉलेज उसको बताया जाए उस सवाल के पीछे, तो उसमें वह अपना डिफिकल्टीज जो उसके सामने आता है उसको वह आसानी से ओवरकम कर लेता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सब पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट strategies that was being discussed, that is being discussed is procedural skill. Procedural skill, हमें प्रोसीड्योर पर जोर देना चाहिए। क्या है, बहुत अभी क्या है कि स्मार्टफोन का समय है, कैलकुलेटर का समय है। स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में कैलकुलेटर भी है, और जब वो प्रोसीड्योर को फॉलो नहीं करता, जोड़ने के लिए कहा जाए, या ऐसे ही समझे ना कि सारा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो पढ़ क्यों रहा है, स्कूल आने से क्या कर रहा है, टीचर के सामने क्यों बैठा है, सारा नोट्स उसके पास है, वो नोट्स को अपना नोट्स बना ले, उसको फिर कुछ चेक करा ले, और उसके बाद वो उसका मार्क्स दे ले और अपना रिजल्ट बना ले, अच्छा नंबर ले आना। लेकिन क्यों आवश्यकता है प्रोसीड्यूरल स्किल का, इसको अब हमें समझना होगा, और इसको ये भी हमारे रणनीति के अंतर्गत ही आता है।
प्रोसीड्यूर डेवलपमेंट जरूरी है। उस जोड़ने के लिए कैलकुलेटर का यूज नहीं करें, बस उसको भाग देना है, तो भाग देना है तो वो भाग दे कॉपी पर, तो उसको साइड में रख करके उसको भाग देने के लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नवा का स्टूडेंट है उसको भाग नहीं देना, नवा पढ़ते हैं 10वां भाग नहीं, बहुत आसान है, कैलकुलेटर से निकल जाएगा, स्क्वायर रूट है, वो स्किप करना चाहेगा या कर लेंगे सर, कर लेंगे, लेकिन हम लोग को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि उसका प्रोसीड्योर खराब ना हो, जो प्रोसीड्योर है गणना करने का वो खराब नहीं हो। Although we now have calculators on us at all times, cell phones we have, still students need to develop procedural skills. However, with so many resources at our fingertips, we can now offer a student more choice and choice in how they engage in the procedural practice. We can boost student autonomy by providing them options that do or do not utilize technology and practice sets that can be completed independently or collaboratively. तो जब हम प्रोसीड्योर को पालन नहीं करवाएंगे तो उनके अंदर जोड़ना ही है, तो उसके हाथ है, उसके हाथ का प्रयोग करें, जोड़ें, जो प्राचीन गणना का पद्धति है, टेक्निक है, उसको अपनाएं। उसके हमें मेन टारगेट है उसको क्या रखना है, एंगेज रखना है स्टूडेंट, उसको फ्री नहीं छोड़ना है, क्लासरूम में स्टूडेंट को एंगेज रखना है। घेर बना हुआ है सर, है ना, मेरा सवाल बनाया हुआ है, ये सवाल बना चुके हैं, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, तो एंगेज नहीं ना है। एक सवाल को जो बना चुका है, एक थ्योरम को वो प्रूव कर चुका है, फिर उसको बोलिए कि वह फिर प्रूव करे, यहाँ सामने प्रूव करके दिखा। ऐसा नहीं, जो स्टूडेंट कहेगा कि हम मेरा सवाल बना हुआ हम पढ़ लिए हैं, बना लिया, आसान है, तो वो क्या हो जाएगा, एंगेज नहीं रहेगा। एंगेज नहीं रहेगा तो अदर एक्टिविटीज में काम करेगा, और अच्छे अच्छे बच्चे वैसे क्या हो जाते हैं, इनडिसिप्लिन हो जाते हैं, या अपने आप को ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, और परिणाम होता है उसका खराब। तो हमें मेन फोकस करना है कि क्लास में बच्चों को प्रोसीड्यूरल स्किल का प्रयोग करके एंगेज रखना है। उसको भाग देने की बात है तो भाग वो क्लास में देगा, जोड़ने घटाने की बात है तो अगली पे जोड़ो घटाओ, जो प्रोसेस पढ़े वो पहाड़ा है, याद नहीं है, क्यों नहीं याद है, पहाड़ा याद होना चाहिए। नवा क्लास में पहाड़ा नहीं पूछा जाएगा, पहाड़ा नहीं आएगा परीक्षा में कि कैसे जो है 20 बच्चे कितना होता है, ये चीज़ नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आवश्यक है। तो इससे बच्चों में ऑटोनॉमी का बूस्टअप मिलता है, स्वतंत्रता इसको है उसको बूस्टअप मिलता है, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो है हम लोग को करना चाहिए, लेकिन उसको पूरा जहाँ जरूरी है वहाँ पर हम लोग को उसको मैनुअली करवाना चाहिए, प्रोसीड्योर का पालन करवाना चाहिए। तो ये था इसी फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर सब पार्ट था। ये नेक्स्ट सब पार्ट इज एप्लीकेशन एंड मॉडलिंग। गणित का जो है सेकेंडरी लेवल का मैथ्स का एप्लीकेशन और मॉडलिंग इसको भी समझाना है, ताकि उसके अंदर एक बिग पिक्चर क्रिएट हो सके, एक स्कोप दिखाई दे। गणित पढ़ने से क्या फायदा है, सबसे बड़ी बात हो जाएगा, अलजेब्रा का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, जीके का एसएसटी पढ़ेंगे तो हो सकता है कि रेलवे में हमको रिजल्ट हो जाए, या ये हो सकता है कि इंग्लिश पढ़ेंगे तो अंग्रेजी में ज़्यादा बोलेंगे तो हमको ज़्यादा पढ़ा लिखा मिलता है। लेकिन मैथ्स का क्या उपयोग है, अलजेब्रा क्या उपयोग, ये चीज़ को समझ में आना चाहिए। मैथ्स क्या है इसको समझ में आना चाहिए, थ्योरम पढ़ने क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये सब चीज़ उसके अंदर दिमाग से निकलना चाहिए, क्योंकि मैथ्स जो है वह साइंस भी है और आर्ट्स भी है, और बेसिकली मैथ क्या है, आर्ट। मैथ इज ए आर्ट सब्जेक्ट, मैथ इज नॉट ए साइंस सब्जेक्ट, मैथ इज आर्ट सब्जेक्ट। ये ऊपर क्लासेस में जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो ये आर्ट का रूप लेने लगता है, कला का रूप लेने लगता है। मैथ्स कोई साइंस नहीं होता है, आर्ट हो जाता है। as far as I concerned, या so far I
as I know that math is an art subject. कहाँ उपयोग है इसका एप्लीकेशन एंड मॉडलिंग? स्टूडेंट्स आर ऑलवेज आस्किंग व्हेन am I ever going to need this? हमें इसकी कहाँ आवश्यकता पड़ेगी या उनके अंदर किन इंटरेस्ट रहता है, उनके अंदर एक जिज्ञासा होता है, किन इंटरेस्ट उनके अंदर रहता है जानने की जब क्या उपयोग है मैथ का हमारे लिए। तो इसको हम लोग बाय फोकसिंग ऑन एप्लीकेशंस एंड द मॉडलिंग प्रोसेस, इसका अनुप्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ है, इस पर फोकस किया जाए। मॉडलिंग, मॉडल बनाने के लिए फोकस किया जाए। यू आर प्रोवाइडिंग ए स्टूडेंट विद एन अपॉर्चुनिटी to understand when and how mathematics is used in the real world. This brings us to our next best practice, promoting problem solving. तो ये जो काल्पनिक दुनिया से निकल कर जो वास्तविक दुनिया है वहाँ पर मैथ का क्या उपयोग है ना? उसके अंदर कुछ उसका जब एप्लीकेशन उसको पता चलेगा, उसका मॉडल पता चलेगा। रॉकेट का मॉडल बनाओ, बोलते हैं हम लोग साइंस प्रोजेक्ट देते हैं, रॉकेट का मॉडल बनाओ। रॉकेट ऊपर जाता है, कैसे जाता है ना? सभी के पीछे तो गणित ही है। तो ये चीज उसके अंदर जो बिग पिक्चर जब क्रिएट होगा तो वह उसके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगा। और ये स्ट्रेटजी हम लोग को रणनीति लेके चलना चाहिए कि इस तरह का उसके अंदर इमेजिनेशन को आप क्रिएट करें, कल्पना क्रिएट करें, ताकि वो उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू करे। मैथ इज एन स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, ये चीज समझाना। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, मैथ इज एन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट देते हैं हम लोग बनाने के लिए। तो प्रोजेक्ट जब दिया जाता है, बोलते हैं कि जितने भी कंस्ट्रक्शन है 10वीं कक्षा में सभी कंस्ट्रक्शन को हम बनाइए, स्वयं बनाइए। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट देते हैं 10वीं कक्षा में जितने भी ये है। तो देने से क्या फायदा, क्या हुआ? देने से वो जो है उसके पीछे लगेगा, स्टूडेंट उसके पीछे लगेगा, बुक की सहायता से ही बनाएगा, लेकिन बनाएगा। और इस प्रकार उसके अंदर जो है डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट बनाने का। नेक्स्ट, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हम लोग को बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं लैंग्वेज में, बेसिक लैंग्वेज, न्यू बेसिक लैंग्वेज या आपसी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लिखने के पहले आपको फ्लो चार्ट तैयार करना होता है, जिसमें उस विशेष प्रकार का सिंबल होता है, कनेक्टर्स होता है। ये स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग का एक तरीका है। फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले इनपुट लेंगे 2 नंबर का, हमको इनपुट चाहिए। उसके बाद वो हो गया स्टार्ट किया जाएगा, उसके बाद इनपुट दिया जाएगा। उसके बाद उसको सम निकालना है, जो प्रोसेसिंग का काम है वो CPU के अंदर होगा। तो ये होगा पैरेललोग्राम, जो शेप का जो बॉक्स होता है जिसको प्रोसेसिंग बॉक्स कहते हैं, उसके अंदर होगा। और जब आउटपुट देने की बात होगा तो उसको हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और अंत में स्टॉप है। दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम। हम लोग उसको बताएंगे कि एल्गोरिथम केवल कंप्यूटर में ही नहीं है। एल्गोरिथम आपने 10वीं कक्षा में भी देखा है, यूक्लिड एल्गोरिथम। किसको नहीं आता है महत्तम समावर्तक निकालना, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथम पढ़ने के पीछे क्या मतलब, क्या उसके पीछे सेंस, ये उसको बताना होगा। तो वह स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटिंग को हमें समझाता है यूक्लिड एल्गोरिथम। और स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग चलते हैं तो विदाउट एनी फैटीज
without any hesitation we get the destination. तो हम लोग चल रहे थे, ये स्ट्रेटजी डिस्कस किया जा रहा था, जिसमें सेकेंड नंबर का फिर से बता दूं कि मैं 5 स्ट्रेटजी आपको अपने बीच में फोकस कर रहा हूँ, जिसमें दूसरा है प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के लिए उसको प्रोत्साहित करना है। जिस प्रकार मैथ्स है, मैथ्स में जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो समस्या हो गया, और भी बहुत सारे की समस्या को हम समाधान करने के लिए उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो रणनीति लेकर जब हम कक्षा में प्रवेश करेंगे, हमारा जो ध्यान होना चाहिए, सवाल बता बोर्ड पर बताकर बना देने से नहीं हमको ध्यान होना चाहिए कि हम सॉल्व कर दिए सवाल। हम कोई सवाल नहीं छोड़ते, हम सब सवाल बना देते हैं। आई एम द बेस्ट टीचर, इस सब चीज़ पर ध्यान नहीं होना चाहिए। हम जो है ऊपर के कक्षा के सवाल बता सकते हैं आप। हम लोग को मेन जो है उसके अंदर जो इसके ये जो स्किल्स है इसको डेवलप करना चाहिए, उसके लिए खास हम लोग को सोच लेकर चलना चाहिए, रणनीति लेकर चलना चाहिए। वो रणनीति को जब हम लोग फॉलो करते हैं तो उसके अंदर वो उसको सेल्फ मोटिवेटेड हो जाता है, वो स्वयं करना शुरू कर देता है। प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सेकेंड स्ट्रैटेजी है इसके बारे में। रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग हेल्प्स डेवलप मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर नियमित प्रॉब्लम सॉल्विंग किया जाए, बच्चों द्वारा करवाया जाए, उनके बीच में लॉजिक प्रस्तुत किया जाए, तो अब बच्चों के बीच में रीजनिंग, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक पार्ट ऑफ पार्सल है एजुकेशन का, वह डेवलप होगा। There are many great problem solving opportunities you can use in your classroom. एक बच्चे को मैंने पूछा, बताओ कि मैं तुमको एक ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाया और उसके पहले उसको नॉलेज दे दिया, इंडक्टिव मेथड से उसको नॉलेज दे दिया, बटवा दिया कि 4 पैर, 1 मुंह और 1 पूंछ जिस जानवर का होता है उसको कुत्ता का, एक कुत्ता है जिसका 4 पैर है और 1 पूंछ है और 1 मुंह। अब ब्लैक बोर्ड पर मैंने काऊ का चित्र बना दिए और बच्चे से पूछे क्या है ये, तो उसके अंदर नॉलेज तो दिया गया है, वह बताएगा कि 4 पैर चौपाया जानवर है, 1 पूंछ है, इसको कुत्ता कहते हैं, तो बताया था। लेकिन उसके अंदर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही चीज़ देखना है ना, तो वह आंसर बता सकता है। जो करेक्ट आंसर होगा उसको नहीं आएगा तो समझाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि जो 4 पैर वाला है वो सब के सब जो है कुत्ता ही है, 4 पैर बहुत सारे होते हैं। This could include anything from problem of the week to the floor and the ceiling. तो ये क्या है कि प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए जरूरी है कि उसको हम लोग हर चीज़ में प्रोत्साहित करें, समस्या समाधान करने के लिए। उसके सामने 5 सवाल दे देंगे, अगर कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है उसको दे देंगे और बोलेंगे कि इसको सॉल्व करो। उसके अंदर लॉजिकल थिंकिंग, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, ये चीज़ को हम लोग को डेवलप करना है। हम लोग को उसको नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताना, नंबर ऑफ एक्सरसाइज नहीं बताना, वो तो फाइनली करेगा ही। अभी के समय में किसके पास नहीं है मटेरियल, सभी के पास मटेरियल। हमसे बढ़िया वो जान रहा है, हमसे बढ़िया वो यूट्यूब पे पढ़ रहा है, हम जितना बढ़िया पढ़ रहे हैं उससे बढ़िया पढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो हमको तुरंत एस्टिमेट कर ले रहा है कि आचार्य जी जो है सबको टेक्नोलॉजी कर रहे हैं या कोई रियल चीज़ बता रहे हैं। 3 नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी
strategy is engage student in collaboration and communication. While teaching in classroom, our aim should be to engage the student in collaboration and communication. This is the third type of strategy, third number of strategy. The students should engage, student keep engaging. स्टूडेंट हमेशा एंगेज रहे, उसके पास टाइम नहीं रहे। अगर उसके पास खाली समय जो बोले कि हम तो पढ़ लिए हैं, ये बहुत इजी सवाल है, बड़ी एनसीईआरटी का सवाल दे रहा है, इजी क्वेश्चन है, कितना बार बना चुके हैं, तो उसको एंगेज रखना आपको काम है, उससे फिर बनवाइए। उसके अंदर कोलैबोरेशन जो है डेवलप करवाइए, कम्युनिकेशन डेवलप करवाइए। अब कक्षा तक एकदम ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए, इसको हम सही नहीं मानते एज फार एज माई व्यू इज कंसर्न। बिकॉज स्टूडेंट शुड कोलैबोरेट वन अनदर, स्टूडेंट शुड कम्युनिकेट वन अनदर, देन देयर विल बी ए क्रिएटिव लर्निंग। कोलैबोरेशंस मिलकर कार्य करना, एक दूसरे से समझना। हम देखे थे अपने कुछ कक्षा में क्लास ले रहे थे हिंदी विद्यालय में, स्टूडेंट को हम नहीं बताते थे, तो लोग आपस में ही कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता था। तो टीचर की क्या आवश्यकता है, उसके अंदर कोलैबोरेशन और एंगेज है, काम में लगा हुआ, उसके अंदर कम्युनिकेशन है। वेरी गुड स्टूडेंट कमजोर विद्यार्थी से नहीं बोलेगा तो ऐसा तो ये वेरी गुड बना रहेगा, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन तो गैप हो रहा है, किसी के साथ नहीं हो पा रहा है। तो उसमें उसको कम्युनिकेशन जब होना चाहिए, हमारा जो मेन जो रणनीति होना चाहिए, बच्चों के बीच में कोलैबोरेशन हो, बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन हो, ताकि उसका डेवलपमेंट। लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, सीखना एक एक्टिव प्रोसेस, पर सुप्तावस्था में कोई नहीं सीखता, एक्टिव प्रोसेस है। अब प्रसुप्तावस्था क्या है, एक्टिव फेज क्या है, इसको भी समझे। अब स्टूडेंट को बताया जा रहा है, बैठा हुआ है, उनको सारा मैसेज उसमें भर दिया गया, दे दिया गया, और उसे पूछा गया, आउटपुट लिया गया तो कुछ नहीं बोला। जबकि दो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दोनों शांति से बैठे हुए हैं। तो हमें इस टेक्निक को अप्लाई करना है, इस स्ट्रेटजी से चलना है कि स्टूडेंट को हम बताएं और उसके प्राइमरी मेमोरी में जो डायरेक्ट जो कॉन्शियस माइंड है उसमें चला जाए। इसके लिए हम लोग को आवश्यकता है कि इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो भी हम कुछ बताएं, जस्ट लाइक ए वॉचमैन। व्हाट इज द वर्क ऑफ ए वॉचमैन? वॉचमैन sit on the door of the house and sleep there. जब भी कोई उसके अंदर आना चाहेगा, बोले क्या कहाँ जा रहा है, उसको रोकना चाहेगा, उसको पता चल गया वॉचमैन, लेकिन नॉलेज जो देना है वॉचमैन को पता नहीं चले। मतलब ऐसा चोर बनना है जो वॉचमैन को चकमा दे करके अंदर चला जाए। इस प्रकार का नॉलेज, इस प्रकार का जो हम लोग को है उसको बताना है, और वह जो एक्टिव मोड में हुआ बच्चा चलाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज जब भर दिया जाता है, उसको प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है, माइंड का प्रोग्रामिंग कर दिया जाता है, विदाउट उसके जो मन है उसको बिना नॉलेज के, तो उसके अंदर भर जाता है, वो उसी के अनुसार बिहेव करना शुरू कर देगा। जो उसके अंदर प्रोग्राम डाल दिया गया उसी के अनुसार बिहेव करना शुरू कर देगा। Therefore, students need to actively involved and engaged with the content in order to develop deep understanding. जो कोलैबोरेशन है, जो आपसी सहयोग है, आपसी कम्युनिकेशन है, संचार है, इस सब से वो एंगेज हो जाता है, और in order to
डेवलप द अंडरस्टैंडिंग, उसके लिए वह लग जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू सपोर्ट एक्टिव लर्निंग इज टू एंगेज स्टूडेंट इन कोलैबोरेशन। आपस में बात करने दीजिए, कोई नहीं बोलेगा कुछ, ये सही नहीं, तो बातचीत करने दी जाए, उसको मौका दिया जाए। We have all heard the phrase, two heads are better than one. Two heads are better than one. दो सर एक सर से बढ़िया होता है। सर मतलब ये हो गया अस्कल। रावण 10 मूड़ी वाला था, स्वाभाविक है 10 मूड़ी, एक तो जिसके पास मूड़ी है तो उसके पास ज़्यादा दिमाग है। अब जिसका 10 मूड़ी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास तीन मूड़ी है, है ना, लेकिन रावण के पास 10 मूड़ी था तो उसके पास ज़्यादा माइंड था। तो जब दो हेड्स आर बेटर दैन वन, इसका मतलब यह हुआ कि जब दो स्टूडेंट को हम आपस में कोलैबोरेट कराने दिया जाए, आपस में बातचीत करने दिया जाए, उनको अपना प्रॉब्लम शेयर करने दिया जाए, जो टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, तो वह क्या हो जाएगा, वह वही लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। So this is an important phrase, two heads are better than one. जब दो एक अकेला कोई रहेगा, बहुत जीनियस है, कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक वो किसी के संगत में नहीं जाएगा, उसके लायक कोई भी नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही जानता है, वही सब समझता है। तो उन लोगों को मौका दिया जाए कोलैबोरेट करने का, कम्युनिकेशन करने का। By able to share their ideas, practice communicating efficiently, effectively, critique the reasoning of other and so much more. अब जब इसमें क्या होता है कोलैबोरेशन में, कि जब दो बच्चे बैठ के बात कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हर बात को समझते नहीं होते ना, सब तुम जो बोलने से सब ठीक है, सब ठीक है। वो क्रिटिक भी करते हैं दूसरे का, डिस्कशन स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये सब सेकेंडरी लेवल के बच्चों को हमें देखना चाहिए। बिल्डिंग इन कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स एंड debriefing those activities in a great way to establish your class norms. So this was the third type of teaching strategies in secondary level mathematics, that is engage student in collaboration plus communication. दोस्तों engage रखिए, थोड़ा रखा जाए। Simple but effective strategies in teaching maths using problems and discussion. समस्या और डिस्कशन होना चाहिए, समस्या आना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। Using discussion helps you to pose purposeful question to elicit and use evidence of student thinking. यह बच्चों में उसको ये चीज़ की बढ़ावा देता है कि वह एक विशेष पोज पर, पर्पसफुल पोज पर बैठते हैं, क्वेश्चन टू इलिसिट, है ना, ये रेप भी निकालते हैं क्वेश्चन का। तो ये था थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी। नाउ वी शैल मूव टू द फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी, व्हिच इज एम फॉर ब्रॉड प्लस मास्टरी। ये होना चाहिए, ये सब हम लोग को बच्चों को नहीं बताना, ये जितने भी चीज़ें ऐसे नहीं कि ये मेथड बताना, ये चीज़ हम लोग को मन में सोच के चलना। ये हमारा, जैसे प्राचीन काल में जब लड़ाई होता था तो कोई रणनीति बनाया जाता था, दोनों सेनाओं को ओर से रणनीति तैयार किया जाता था। तो हम लोग को ये रणनीति तैयार करके चलना है, हमारा मेन फोकस क्या है, इस पर हमें ध्यान देना। नाउ वी शैल go to the point 4, aim for growth plus mastery. हमारा उद्देश्य क्या है? टीचिंग स्ट्रेटजी नंबर 4 इज एम फॉर ग्रोथ प्लस मास्टरी। बच्चों में यह विकास हो जाए और उसके अंदर ये स्वामित्व की भावना आ जाए कि मैं इसको बना सकता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व दिस सम।
I can solve the question. I have a knowledge. Such a type of messages should be programmed in his or her mind. This is called growth plus mastery. So very important proverb that math class stuff is now is going to be fail. तो ऐसा नहीं है कि मैथ क्लास बहुत टफ है और मैथ बहुत कठिन है। मैथ ना साइंस है, ना मैथ ना आर्ट्स है, ना मैथ कॉमर्स है। मैथ बेसिकली आर्ट्स है। मैथ इज ए आर्ट सब्जेक्ट। ईच ऑफ आवर स्टूडेंट हैज देयर ओन यूनिक चैलेंजेस and strength when it comes to learning, understanding and applying mathematics. सभी बच्चा का अपना एक अनोखा चैलेंज होता है, सभी बच्चा का एक अनोखा अपना स्ट्रेंथ होता है, क्षमता होता है। और जब वह मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए क्लास में आता है तो वह अपना चैलेंज के साथ आता है। Child has a unique challenge and strength when it comes to learning and understanding applying mathematics. That's why it is so important to focus on the growth of the individual as they work to master the math content. तो इसी कारण से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है to focus the growth of the individual, not the good student, not the intelligent student. It is our duty to focus on the individual student as they work to master the math content. Building a student's growth and intentionally incorporating that into your routine will help the student feel comfortable and with working to overcome their challenges as they work towards their goals. तो वो अपने समस्याओं से निजात पा लेता है, वह सब दिन याद रखेगा अगर ये चीज़ उसको डेवलप कर दिया जाए तो, और वो चैलेंज को फेस करना। मास्टरी ऑफ द कंटेंट इज ट्रू गोल। तो आवर ट्रू गोल वी शुड बी मास्टरी ऑफ द कंटेंट। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, जो कंटेंट है उसके ऊपर बच्चों को मास्टरी बना देना, स्वामित्व की भावना अपनाना। मैथ्स 9th का मैथ्स बना देंगे, ये उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 80 आउट ऑफ 80 नंबर ला सकते हैं, ये उसके अंदर होना चाहिए। तो इसी स्ट्रैटेजीज को लेकर हम कक्षा करने जाएं, पहले ग्रोथ करवाएं और उसके बाद उसके अंदर स्वामित्व की भावना जागृत करा दें, मास्टरी उस सब्जेक्ट उस पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर करवा दें, तो वह जाकर उसके अंदर एक गोल डेवलप होगा। मास्टरी ऑफ द कंटेंट इज द ट्रू गोल एंड हैविंग ए ग्रोथ माइंडसेट इज व्हाट कीप्स द स्टूडेंट फोकस्ड ऑन अचीविंग दैट। तो उसके अंदर एक माइंडसेट बन जाता है और अपने गोल को वह प्राप्त करने के लिए फोकस करना शुरू कर देता है। एस्टेब्लिशिंग क्लियर गोल्स बोथ एज स्टूडेंट्स so this type of strategy, this is the fourth type of strategy, M for growth plus mastery. Now the last type of strategy that I am going to discuss is the fifth use of technology to enhance, not replace effective strategies for math. Next, this is the fifth type of strategy. Earlier I have told you that five strategy was going to discuss. Now the fifth type of strategy is that use technology to enhance, not replace effective strategies for math. तो हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए कहे करना चाहिए, मोबाइल का यूज करें, लैपटॉप का यूज करें
ऑनलाइन क्लासेस को पढ़े, अलग अलग ट्यूटोरियल का पढ़े, लेकिन यह विकल्प नहीं हो सकता है इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर मैथ। जो मैथ का प्रभावी स्ट्रेटजीज है उसका विकल्प नहीं हो सकता है। करना चाहिए लेकिन यह विकल्प नहीं हो सकता। मैथमेटिक्स बट रेयरली डू दे आस्क अबाउट द रोल टेक्नोलॉजी कैन प्ले। बहुत जरूरी, आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई भी कंटेंट को, कोई भी टॉपिक कंटेंट को आसानी से समझ सकता है। टेक्नोलॉजी एन अमेजिंग टूल दैट वी कैन यूज टू एनहेंस आवर टीचिंग प्रैक्टिस। बहुत ही अमेजिंग टूल है ये टेक्नोलॉजी। इसका प्रयोग तो जैसा कि हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं। ये बहुत ही अमेजिंग टूल है। इंस्ट्रक्शनल वीडियोस मेक माई लेसन मोर एक्सेसिबल टू माई स्टूडेंट। अगर मैं वीडियो बनाकर, जैसा कि आप भी जानते हैं, अगर हम बच्चों को बता दिए कुछ पढ़ने के लिए कर दिए तो वो उसको उतना बढ़िया नहीं समझ में आएगा। लेकिन उसी चीज़ को हम ऑडियो वीडियो बना कर दे दिए, ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ बना कर दे दिए, तो वह उसको समझ जाता है। क्योंकि उस कारण उसका क्या है, उसको दोनों ब्रेन जो है वह सिमल्टेनियसली काम करता है। टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, लेफ्ट पार्ट लॉजिकल पार्ट एंड राइट पार्ट आर्टिस्टियल पार्ट, both work together, and that is why we learn more and more. So our aim is to develop a student strength in secondary level schools. Okay, thank you very much.